चलिए बाबू, मेरा आवाज़ पहुंच रहा है आप लोग के पास? बैच को रोका गया था बहुत दिन से। एग्ज़ाम एक्चुअली पोस्टपोन्ड हो गया था, इसलिए अब पास आ गया है। इसको एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं हम लोग। सब लोग को गुड इवनिंग। देखिए, बहुत से लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि बैच काफ़ी देर से इसे रोक दिया गया था। ये बैच एग्ज़ाम के जस्ट पहले आता है, ताकि आप लोग को एक क्विक रिवीजन कराया जा सके, टॉनिक बैच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का पीडीएफ आप लोग में को नहीं मिल पाया है, चलिए उसको डाल देंगे। और ये पीडीएफ आप लोग में अपलोड हो चुका है, आप वहाँ देख लेंगे। पीडीएफ ये वाला सेक्शन का अपलोड हो गया है। फिजिक्स का पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री करा दिए थे। इकोनॉमिक्स और साइंस वाला पोर्शन बचा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। उच्च वेग, बहुत तेज स्पीड से किसे नापते हैं? मेक में। उच्च वेग को किसमें नापते हैं? मेक को। मेक किसे बताता है? मेक जो होता है ये ध्वनि चाल को दिखाता है, 330 किलोमीटर प्रति सेकंड को। ये इस मेक को दर्शाता है। एक मेक की वैल्यू इतनी ही होती है, और ध्वनि की चाल को भी उतनी होती है। तो मेक जो होता है एक्चुअली ये स्पीड ऑफ साउंड को दिखाता है। अगर कोई ध्वनि की चाल से चल रहा है तो 1 मेक, 2 गुना चाल से चल रहा है तो 2 मेक, 3 गुना चाल से चल रहा है तो 4 मेक। मतलब जितना गुना है ध्वनि से उतना मेक हो जाता है। अगर कोई 1 मेक से ज़्यादा है तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक, और अगर 5 मेक से ज़्यादा है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। तो ये मेक, उच्च वेग को किस में नापते हैं? मेक में। तरंगदैर्घ्य को किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। तरंगदैर्घ्य, बहुत छोटी दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। दबाव को पास्कल में नापते हैं। ऊर्जा और कार्य को किस में नापेंगे? जूल में नापेंगे। सारा का सारा सही है, इसमें कोई गलत नहीं था। आगे बढ़ जाए। वही, तुम कहाँ से कट गया यार, आ जाओ। हाँ, चलिए इसमें कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4, ये वाला 3 नंबर सही है इसमें। अगला कह रहा है 1 को 2 से आपको मिलाना है। मैच करके देखिए यहाँ पर। देखिए, जूल, जूल में क्या नापते हैं हम लोग? कार्य को नापते हैं। ये जूल होता है, कितने जूल कार्य किया आपने। एम्पियर में क्या नापा जाता है? धारा नापा जाता है एम्पियर में। करंट के फ्लो को एम्पियर में नापते हैं। अगला वाट, वाट किस चीज़ का मात्रक है? तो वाट, कितने वाट का कुकर है? तो ये वाट पावर को नापता है, वाट पावर को नापेगा। तो पावर को हिंदी में क्या कहेंगे? सामर्थ्य कहते हैं, तो सामर्थ्य को नापेगा। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को नापता है, वोल्ट वोल्टेज को नापता है। कैलोरी ऊष्मा को नापता है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से इसको मिला देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। अगला कह रहा है क्यूरी किस चीज़ की इकाई होती है? तो क्यूरी हम लोग किस चीज़ को नापा जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी को हम लोग क्यूरी में नापते हैं। रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिव धर्मीयता, रेडियो एक्टिव क्वालिटी को हम क्यूरी में नापते हैं। मैडम क्यूरी ने किया था। हालांकि इसके 2 और भी मात्रक हैं, फैराडे और बैकुरल। फैराडे और बैकुरल 2 मात्रक होते हैं इसके। तो क्यूरी के अलावा भी क्या होता है आपका? फैराडे, अब बैकुरल। फैराडे नहीं होता है, रदरफोर्ड होता है। रदरफोर्ड, गलती से फैराडे बोल दिए, रदरफोर्ड। तो इसके 2 अन्य मात्रक भी होते हैं, लेकिन वो काम के नहीं है। रेडियो एक्टिविटी की मात्रक क्या होता है? मैडम क्यूरी। हालांकि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? वैसा चीज़ जिसको आपको कोई भी लाइट देने की ज़रूरत नहीं, कोई करंट देने की ज़रूरत नहीं। अगर वो वहाँ रहेगा तो कुछ रेडिएशन छोड़ेगा। जिस तरह से सड़े हुए आम को रख देंगे तो कुछ दुर्गंध छोड़ता है, उसको कोई अलग से नहीं कहना पड़ता है कि दुर्गंध छोड़ो। वो खराब है तो दुर्गंध छोड़ेगा, और वो दुर्गंध दिखाई नहीं देता है, लेकिन महसूस किया जाता है कि कुछ महक रहा है। वैसे ही रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे चीज़ होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। जो सूंघ लेगा वो मर जाता है। तो इसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिव चीज़ें। इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। बाद में इस पर गहन अध्ययन किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। अगला देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस रूप में लेते हैं? हम लोग जो खाना खाते हैं उसको किस रूप में लेते हैं? एक दिन में आपको लगभग 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। एक दिन सर्वाइव करने के लिए 2500 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम लोग जो ऊर्जा लेते हैं वो किस में लेते हैं? हम लोग केल्विन में, अर्ग में नहीं, हम लोग कैलोरी के रूप में ऊर्जा लेते हैं। कैलोरी के रूप में ऊर्जा लेते हैं, और कैलोरी छोटा बहुत होता है, इसलिए हम लोग इसे किलो कैलोरी में लेते हैं। तो किलो तो क्या है? उसी चीज़ को थोड़ा बड़ा कर देना है। तो हम लोग किस में लेते हैं? कैलोरी में ऊर्जा लेते हैं। किस में ऊर्जा लेंगे? कैलोरी में। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। देखिए,
बताइए, अब आंसर बताएंगे यहाँ पर। डेसिबल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल से क्या नापते हैं हम लोग? डेसिबल से क्या नापते हैं? खून में हीमोग्लोबिन, ये तो पैथोलॉजिकल जॉब में होता है। पेशाब में शक्कर, गलत है। वातावरण में ध्वनि, हाँ तो डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता देखिए डेसिबल होता है, हम लोग जो है ना 15 डेसिबल 10 डेसिबल से नीचे की ध्वनि नहीं सुनते हैं, और 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है वो हम लोग वो शोर की गिनती में आती है, और 150 से ऊपर डेसिबल की ध्वनि को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो ये डेसिबल से हम लोग ध्वनि की क्या नापते हैं? इंटेंसिटी को निकालते हैं, ध्वनि की तीव्रता को निकालते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश को इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर। सदिश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। तो कौन सा सदिश राशि है? सदिश उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन देना जरूरी है। जैसे द्रव्यमान, ले भैया ये तो केजी में, हम 60 केजी के हैं, किस डायरेक्शन में? मतलब ही नहीं है डायरेक्शन पूछने का। लंबाई हम कह देंगे हम 5 फीट 7 इंच के हैं, 5 फीट 8 इंच के, ये थोड़ी कहते हैं 5 फीट 8 इंच ऊपर की ओर, भाई सोए रहेंगे तो ऐसे भी तो उतना ही आएगा। समय, जैसे हम कहते हैं समय क्या है? 7 बज रहा है पश्चिम दिशा में, भाई घड़ी उतार के इधर रख देंगे तो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ये सब के सब क्या है? सब स्केलर है सब, इसके लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत होती है भाई? वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की। आप साथ साथ आंसर देते चलिएगा, हम इसलिए थोड़ा देर में आंसर टिक करते हैं जब तक आप आंसर टिक कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। उसके खड़े हो जाने पर आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो खड़ी हो जाएगी तब? इसमें कितनी बार हम आपको क्लास में समझाए हैं, झूला झूल रही है तो हमें लंबाई देखना है। लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई, यहाँ देखिए, अरे ये क्या हो रहा है, देखिए ऐसे झूला कैसे झूल रही है भाई? बैठी हुई है। तो बैठने पर लड़की जब बैठी थी ऐसे, तो इस नाभि से लंबाई लिया जाता है उसके द्रव्यमान केंद्र से, तो लंबाई अभी ऐसे था, ठीक है। और जब ये खड़ा हो जाएगी, कर रहा है खड़े हो जाने पर, तो खड़ा हो जाएगा तो लड़की का जो नाभि होता है बीच का, ढोड़ी नाभि, ये ऊपर चला जाएगा, तो लंबाई पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल बाई जी होता है। अब आप बताइए, लंबाई पहले की तुलना में घट गया क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से नापते हैं, तो लंबाई अगर घट जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टाइम पीरियड पूछ रहा था, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी वो कम टाइम में ही झूल लेगी। तो इसका मतलब वो तेज झूलेगी पहले से। टाइम कम लगने का मतलब क्या हो जाता है? तेज झूलना। टाइम कम लगने का मतलब क्या होता है? पहले से तेज झूल रही थी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें आंसर नंबर हो जाएगा 1 नंबर, आंसर नंबर 1। चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी इसकी वेलोसिटी जो है इसको हम लोग कितना कर देना है? 2 गुना कर देना है, 2 गुना कर देना है। वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? कह रहा है कि संवेग 2 गुना हो जाएगा। एकदम सही है, संवेग 2 गुना हो जाता है क्योंकि P बराबर होता है m इंटू भी, यानी भी और इसमें दोनों में सीधा संबंध है। जितना गुना इसको बढ़ाइएगा उतना ही गुना ये बढ़ेगा। 1 नंबर सही है। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। सही है भाई, ये भी सही है। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv², ये भी सही है। अगर वेलोसिटी को आप कितना करिएगा? 2 गुना करिएगा, वेलोसिटी को 2 गुना तो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़े, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। सब लोग का आंसर हमसे पहले आना चाहिए। आ रहा है ना आंसर? पहले देखते देखते आंसर लगा देना है। चलिए यहाँ देखिए, न्यूटन के कह रहा है न्यूटन के गति के नियम अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आप बताइए भैया कौन सा सही है? प्रथम नियम से यानी बल का परिभाषा निकलता है, एकदम सही है। प्रथम नियम से बल का परिभाषा निकलता है। फर्स्ट से क्या निकलता है? परिभाषा निकलता है, यानी ये इनर्शिया के नियम को भी दर्शाता है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम से समीकरण निकलता है F बराबर m इंटू ए, ये। और तीसरे नियम से एक्शन रिएक्शन पता चलता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरे से क्या निकलता है? क्रिया प्रतिक्रिया निकलता है। समझ में आ गया? इसमें कौन सा सही है? 1 नंबर पहले ही सही हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। इधर 9 नंबर था ना, 10 नंबर अब होगा।
कह रहा है कि एक गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो भाई देखिए, किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ने के लिए कितने चीज़ों की? दो चीज़ों की। हम आपको सुबह वाले बैच में पढ़ा दिए हैं। पहला चीज़ होता है घर्षण। ज़मीन पे अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बरसात के दिन में ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, घर्षण कम हो जाने की वजह से बरसात के दिन में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर क्या कहता है? प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल मतलब जमीन आपको भी ढकेलनी चाहिए। बालू में प्रतिक्रिया बल नहीं होता है, इसलिए आप नहीं चल पाते हैं। पानी प्रतिक्रिया बल नहीं लगाती, इसलिए पानी पे नहीं चल पाते हैं। हवा प्रतिक्रिया बल नहीं लगाती, इसलिए हवा पे नहीं चल पाते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब कह रहा है घोड़ा क्यों आगे बढ़ता है? तो कह रहा है घोड़ा द्वारा, गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर, घोड़ा द्वारा अपने पैर से पृथ्वी पर लगाया गया बल। पृथ्वी पर ना लगा रहा है, ये भी सही। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर लगाया गया बल। कौन सा सही है बउआ? आप बताइए, इसमें आंसर दीजिए। 1 2 3 4 में कौन सही है? कितने लोग आंसर दे सकते हैं? जल्दी। सी दे रहे हैं लोग, बहुत लोग। नहीं बउआ, ये है डी। देखिए, घोड़ा जमीन पर लगा रहा है, और अगर जमीन नहीं लगाएगा, धंस जाएगा, तो घोड़ा वहीं रह जाएगा, बालू पे होता है। जब तक जमीन नहीं ढकेलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए डी होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर लगाया गया बल। याद रखेंगे, जब तक जमीन नहीं लगाएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? डी होगा। सी नहीं कर रहा है, इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन में गलत करके आते हैं। और दरोगा वगैरह के एग्जाम में ना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। कह रहा है कि शरीर का वजन कहाँ पर ज़्यादा होता है? शरीर का वजन कह रहा है कि पृथ्वी पर हर जगह समान होता है। गलत है। देखिए, वजन W जो होता है, वजन W बराबर क्या होता है? M इंटू जी, यानी ये टोटली डिपेंड करता है G पर। और जबकि G की वैल्यू देखेंगे तो G बराबर स्मॉल कैपिटल G M बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। अब आप देखिए, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपको पता है कि पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, ये वाला ध्रुव, ये वाला ध्रुव, यहाँ पर रेडियस कम होता है। रेडियस क्या होता है? कम होता है। तो रेडियस कम होने से वहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। जी की वैल्यू ज़्यादा। अब इस फॉर्मूला में रखिए, जब जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भार ज़्यादा हो जाएगा। सही बात है कि ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है। ध्रुवों पर क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। बी लगा रहा है लोग, वाह रे भाई वाह। विषुवत रेखा पे अधिकतम करेगा भैया। विषुवत रेखा की त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, तो विषुवत रेखा पे ज़्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी। जी की वैल्यू कम होगी तो वेट कम हो जाएगा। अरे बी ये सही है। ओहो, सही है, हम ही गड़बड़ बोल दिए, हमको देखने में गड़बड़ हो गया। सही था आप लोग का, सही था सब लोग का। ए नहीं है जी, बी है। ये हम बी देखने में गलती कर दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 केजी के वजन के आदमी 20 केजी के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ के रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? भैया 90 डिग्री हो जाएगा। अगर पकड़ के अगर आप रखे हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और पकड़ के ऐसे रख लिए हैं तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री होने पर ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। W बराबर होता है FS कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सबको समेट के कर देगा 0। तो सीधे खड़ा हो गया, वो सीधे कर रहा है, सीधा खड़ा होने पर। अगला, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। डाट मतलब समझते हैं ढक्कन, मुन्ना। तो देखिए, ये बोतल है, कोई कैसा बोतल हो गया ये बोतल है, और यहाँ पे हम ढक्कन लगा दिए हैं। कह रहा है कि इसमें पूरा लबालब क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। लबालब पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। कह रहा है कि जब ये जम जाएगा तो ऐसा क्यों ढक्कन टूट जाता है? इसीलिए ना पानी की बोतल या माजा फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी लेंगे तो पूरा नहीं भर के देता है। रीजन क्या है कि जब पानी जमता है तो बर्फ बन जाता है, और बर्फ उतना घना नहीं होता है जितना घना पानी होता है। यानी बर्फ का घनत्व तो बहुत कम होता है, और वो कम घना होने की वजह से फैल जाता है, फैलता है तो ढक्कन को तोड़ देता है। आंसर क्या होगा? जमने पर बोतल सिकुड़ जाता है। गलत है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है। आयतन कैसे घटेगा भैया? जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो ज़्यादा जगह लेता है, आयतन बढ़ जाता है। और घनत्व तो क्या हो जाता है? घट जाता है। घनत्व तो घट जाता है।
आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। आयतन बढ़ जाएगा और घनत्व घट जाता है। अगला, पानी का घनत्व अधिकतम, ये रटा हुआ क्वेश्चन, इसको हमेशा याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहीं पर सबसे ज़्यादा घना होता है पानी। 4 डिग्री से बर्फ़ बनना चालू होता है, ना कि बर्फ़ बन जाता है। और जब ये 0 डिग्री पे पहुंचता है तो बर्फ़ कंप्लीट बन जाता है। अगला, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? उनका घनत्व बहुत कम होता है। बहुत कम घनत्व की वजह से वायुमंडल में बादल तैर जाते हैं। बादलों में ऊर्जा जो बिजली होता है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगला, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि उनका गलनांक घट जाता है। देखिए, बर्फ़ को अगर आपको जल्दी गलाना है ना, जल्दी गलाना है तो उसे दबा दीजिए। इसका आप प्रैक्टिकल किए होंगे, जब आइसक्रीम खाते होंगे और चाहते होंगे कि आइसक्रीम जल्दी दबे, तो अपने दोनों होंठ से बर्फ़ को क्या करता है आदमी? दबा देता है। दोनों होंठ से बर्फ़ को दबा देता है। तो अधिक दबाव होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अधिक दबाव होने से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। एग्जाम्पल में आप आइसक्रीम खाए ही होंगे, आइसक्रीम का एग्जाम्पल। 17 नंबर कह रहा है, पहाड़ पर कभी कभी व्यक्ति के नाक से खून आने लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहाज में बैठिएगा तो खून तो नहीं आएगा, लेकिन नाक कान कभी कभी किसी का, 100 आदमी बैठे ना जहाज में, तो 1-2 का जरूर दर्द करेगा। ज़्यादा दर्द नहीं करता है, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा सा दर्द करने लगता है, वो भी कभी कभी होता है। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग को आदत है कि हवाओं को दबाव सहने का। बाहर से हवाएं हमें दबाती हैं, और जब ये दबाती हैं ना तो नाक से, आँख से, हर जगह ये प्रेशर लगाती हैं। लेकिन जब हम पहाड़ पर जाते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं तो उन सारी हवाओं को नीचे छोड़ देते हैं जो नाक आँख के रास्ते हमें दबा रही थी। वो दबाने वाली हवाएं नीचे छोड़ देती हैं, तब बाहर से हवाओं का दबाव घट जाता है और अंदर का ब्लड प्रेशर आँख को, नाक को लगता है ढकेल ले, जिस वजह से आँख का नाक दर्द करने लगता है। कभी कभी क्या हो जाता है? नाक से खून आने लगता है। तो दबाव क्या हो जाता है? घट जाता है। ऊंचाई पर जाने पर रक्त का दबाव, भाई ब्लड प्रेशर हर जगह 120/80 रहता है, यानी ब्लड जाता है 120 से, आता है 80 से, ये चेंज नहीं होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्त का दबाव घट जाता है, ये भी गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। बढ़ेगा कैसे भैया? सारी हवाओं को तो आपने नीचे छोड़ दिया है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घट जाता है, ये सही है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के मतलब आप सारी हवाओं को नीचे छोड़ के आ गए हैं, अब वो नीचे रह गई, इसलिए दबाव घट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? डी, डी, वेरी गुड, बढ़िया। अगला कह रहा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही बाहर निकल जाती, सेम रीजन है, हवाई जहाज में भी स्याही बाहर निकल जाती। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, सेम इसका भी जवाब होगा। अगला देखते हैं। अगला, वायु दाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है? यानी वायु दाब को नापने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं? आप बताइए। वायु दाब मापी को हम लोग क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर कहा जाता है। ये हो गया भैया बैरोमीटर। किसी को दिक्कत? तो ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर में अचानक गिरावट, यानी वहाँ पे दबाव ही नहीं है, सारी हवाएं हट गई हैं, अचानक गिर गया, यानी अचानक हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो बाहर से हवाएं चली आएंगी। तो अगर अचानक हुआ, अचानक, तो समझिए तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। और अगर धीमा धीमा नीचे गिरेगा, धीमा धीमा, अचानक ना गिर कर अगर धीमा धीमा गिरता है, कि बैरोमीटर का पारा धीमा 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 नीचे गिरता है, तो समझिएगा कि वो वर्षा का संकेत है। किसका है? वर्षा का संकेत है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसका संकेत है वो? वर्षा का संकेत है। बहुत धीमा धीमा वो नीचे गिर रहा होता है। अब ट्रिक कैसे याद रखिएगा, बारिश कैसे गिरता है? धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी होता है बारिश ऐसे बादल फचाक से गिर गया, ऐसे नहीं ना होता है, धीरे 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 बारिश आता है। और अगर बैरोमीटर का पारा, जो पारा है, अगर वो ऊपर चढ़ रहा है, तो समझिएगा साफ मौसम होने वाला है, साफ मौसम होगा। बताइए इसमें आंसर कौन सही होगा? बायोलॉजी के क्लास नहीं था, जोड़ दे देंगे, अभी रात में ही जोड़ हो जाएगा वो। चलिए, करा स्थिर तापमान वायुमंडल किस चीज़ का होगा भैया? तूफान का, डी। चलिए, ज़्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगता है भाई, आप लोग हमसे पहले आंसर देते हैं। तो सूरज से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है भैया? कैसे होता है? नाभिकीय संलयन होता है। किसमें किसका होता है? तो हाइड्रोजन का संलयन हो जाता है हीलियम में।
हाइड्रोजन का संलयन हो जाता है हीलियम में, हो जाता है नाभिकीय ऊर्जा का। और ऊर्जा किस रूप में आती है, तो देखिए किस रूप में आएगी, तो ऊर्जा आती है विकिरण के रूप में। और इस विकिरण को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान। अब हम कहते हैं कि सूर्य का जो सतह है वो ठोस है, गैस है, द्रव है कि क्या है, किस स्टेज में है, सूरज किस स्टेज में रहता है, ठोस द्रव गैस किस में है, हम पढ़ा चुके हैं, आपको ज्योग्राफी में पढ़ा है इसको। सूरज किस रूप में है बताइए, सॉलिड लिक्विड गैस किस में है, सॉलिड लिक्विड गैस किस में, वेरी गुड। संतोष कुमार, संदीप कुमार, रविंद्र कुमार, रविकांत जी, सब लोग का सही है, प्लाज्मा अवस्था में। किस में, प्लाज्मा में, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था होने के लिए इसमें हीट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ये तो गुड। अब नाभिकीय संलयन, विखंडन किस में होता है, परमाणु बम में विखंडन होता है, परमाणु बम या परमाणु बिजली घर में विखंडन होता है। अगला 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। जो भी चीज गति कर रहा है उसमें तो गतिज ऊर्जा होगी ही, और कह रहा है कि जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है यानी वह चीज गति नहीं करेगी, क्योंकि गति करेगी तो गतिज ऊर्जा रहेगा। कह रहा है गतिज ऊर्जा नहीं है तो गति नहीं करेगी। चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी गति कर रहा है, चलता हथौड़ा गतिज ऊर्जा है, खींचा हुआ धनुष नहीं भैया, कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जब छोड़ेगा तब गतिज ऊर्जा आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी, दिल्ली वाला डी, दिल्ली वाला डी। आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला कह रहे हैं क्रीम सेपरेशन में दूध से वसा किस कारण अलग होती है, ससंजक बल के कारण। गलत है, ससंजक बल के कारण कोई भी चीज आपस में चिपक जाती है। गुरुत्वीय बल के कारण, गलत है। अभिकेंद्र बल के कारण नहीं, अभिकेंद्र बल के कारण तो करीब आती है। अपकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बाहर की ओर फेंकता है। क्रीम में, वॉशिंग मशीन में कौन सा काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला कह रहा है, ये आंसर कितना लोग दे सकते हैं, थोड़ा सा उटपटांग टाइप हो गया है। भू स्थिर उपग्रह पिंड, यानी पिंड का कोई मतलब नहीं है, भू स्थित उपग्रह को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है, तो बताइए ये कितने देर में पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा, आप बताइए। तो उपग्रह की पहचान कीजिए, आपको फिजिक्स में पढ़ाए हैं, कौन सा उपग्रह है, भू स्थितिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है, भू स्थितिक उपग्रह है। कितने घंटे में लगा देगा, आंसर दीजिए लोग, ABCD में बताइए, जान देखते हैं कितने घंटे में आंसर। कितने घंटे में, 24 घंटे में, वेरी गुड, सी, 24 घंटे बाई सी। कितने घंटे में लगा लेगा, 24 घंटे में लगा लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, सी 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 सी। अगला इसको बता दीजिए लोग, किसी लिफ्ट में बैठा व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा, यानी कब अधिक महसूस होगा, तो याद रखिए लिफ्ट में हम आपको बताए हैं कि अगर वेग समान है, क्या है, समान वेग है, तो समान वेग से आप ऊपर जाइए या समान वेग से नीचे आइए, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप त्वरण के साथ ऊपर जाएंगे तो भार आपका बढ़ेगा, त्वरण के साथ ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ेगा। एक्सीलरेशन यानी त्वरण के साथ नीचे आएंगे, त्वरण के साथ अगर नीचे आएंगे तो भार क्या हो जाता है, घट जाता है, भार घट जाता है। त्वरण के साथ नीचे आने पर भार घट जाता है और त्वरण के साथ ऊपर आने पर भार बढ़ जाता है। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए, बताइए इसमें कब भार बढ़ेगा, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आएगी, नीचे आएगी तो घट जाएगा, त्वरण से ऊपर जाएगी, ये सही होगा। इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, समान वेग से ऊपर आए या नहीं है। बताइए जीरो कब होता है, जब रस्सी टूट जाती है तब, जब रस्सी टूट जाए तो जीरो हो जाता है, रस्सी टूट जाने की स्थिति में जीरो हो जाता है। अगला, लोलक घड़ी गर्मी के दिन में सुस्त हो जाएगी। गर्मी के दिन में सुस्त क्यों हो जाएगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लेती है। सुस्त चीज़ क्या करती है, ज़्यादा टाइम लेती है, सुस्त चीज़ टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है, सुस्त चीज़
टाइम ज़्यादा ले लेती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि गर्मी के दिन में उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे डोलन में लगने वाला समय बढ़ जाता है। ये बताए तो थे आपको अभी थोड़ी देर पर। टी बराबर 2π√L/g। चलिए ध्यान दीजिए, गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ जाता है। गर्मी के दिन में किसी चीज़ के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होता है और लंबाई बढ़ जाती है, जिस वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ने का मतलब समय ज़्यादा ले लेता है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। अगला, हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम किससे संबंधित है? इलास्टिसिटी से संबंधित है। इलास्टिसिटी से संबंधित है। बहुत सिंपल सा नियम है। इन्होंने कहा था कि प्रतिबल जो होता है ना, विकृति के समानुपाती होता है। विकृति जो होती है, विकृति ऐसे नहीं लिखा है, विकृति ऐसे। विकृति जो होता है वो प्रतिबल के समानुपाती होता है। मतलब स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेस के समानुपाती होता है। नहीं समझे? समझिए कैसे इसको। विकृति का मतलब है किसी चीज़ में चेंजिंग ला देना, किसी चीज़ का रूप में चेंजिंग लाना। और प्रतिबल का मतलब होता है दबाव लगाना। इनका कहना था कि जितने ज़्यादा दबाव लगाइएगा किसी चीज़ पर, यानी प्रतिबल एक तरह का दबाव है, उसका डिजाइन उतने ज़्यादा चेंज होगा। विकृति मतलब होता है उसका डिजाइन चेंज हो जाना। आप किसी चीज़ को देखिए ना, जैसे ये मास्क है, मेरा मास्क है, अगर हम इस पर प्रतिबल इतना लगाएंगे तो इसकी विकृति देखिए, पहले आकार ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, और लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और चाप देंगे तो और होगा। यही तो नियम था, हुक का नियम। हुक का नियम था प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। द्रव का दाब का नियम पास्कल थे। रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी। वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं किसके कारण? सतही तनाव, इसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। देखिए, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? वैसा क्वालिटी जो अपने एरिया को छोटा करना चाहता है। अब किसी चीज़ के एरिया को छोटा करने का एक ही शर्त है, एरिया छोटा करने का सिंपल सा शर्त। कैसा शर्त है भैया? कि आप उसको गोल कर दीजिए। कोई भी चीज़ छोटा होता है गोल कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। चादर उधर देखते हैं ज़्यादा हो जाता है तो आदमी गोल करके इसे ले लेता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण वो क्या करती है? छोटा ले लेती है। कह रहा है कि वायुमंडल में घर्षण के कारण, वायुमंडल में वातावरण के घर्षण के कारण क्या होता है? उल्का पिंड जल जाते हैं, या कोई अंतरिक्ष यान वापस आता है तो जल जाता है, वो हीट ज़्यादा हो जाता है। गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। गलत है। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैर जाता है। जहाज क्यों तैर जाता है भैया? तो जहाज तैरने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। किसका सिद्धांत? पास्कल का तो दबाव के लिए लगता है। पास्कल का सिद्धांत किसके लिए लगता है? दबाव के लिए। तो पास्कल का सिद्धांत दाब के लिए। केपलर का नियम ग्रहों की गति के लिए। ये किसका नियम है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज ने क्या कहा कि आपका जितना वजन है उससे ज़्यादा पानी हटा दीजिए, आप तैर जाएंगे। जैसे हमारा वजन है 60 केजी, हमारा वजन है 60 केजी, और अगर हम पानी में गए और 60 केजी से ज़्यादा पानी हटा दिए, टेंशन खत्म, हम तैर जाएंगे। और 60 केजी के बराबर निकालेंगे, ना डूबेंगे ना तैरेंगे, अंदर ही अंदर रहेंगे। और 60 केजी से कम निकाले तो घपाक। तो हमें तैरने के लिए कितना चाहिए? 60 केजी से ज़्यादा। अब हम 60 केजी कैसे निकालेंगे? अब सिंपल सी बात बताते हैं। देखिए समझिए, यहाँ समझिए क्या लिख रहे हैं भैया। हो गया भाई? 28 बी लिखिए ना चुपचाप। ऐसे लिख रहा 28 बीबी। हम कहें कि भाई साहब ये कौन है? 28 को बीबी रखा है, पागल हो जाएगा तुम ऐसे ही। करा 28 बीबी हम कहें कि कौन है भाई? देखिए, हमको अगर पानी में डालिएगा या किसी भी चीज़ को पानी में डालिएगा ना, तो बिना तैरे ही वो कुछ ना कुछ पानी को हटा देती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ पानी में जा रही है, जैसे मान लीजिए पानी से भरा हुआ बीकर है, तो इसमें अगर आप किसी चीज़ को डालते हैं इतना एरिया, तो पहली बात तो वो खुद ही इतना एरिया के पानी को हटा दी। तो अगर हम पोखरा में या नदी में जाते हैं तो मेरा इतना बड़ा शरीर है, ये शरीर ही 40 किलो का पानी हटा देगा। क्योंकि अगर हमको एक बाल्टी में बंद करके रखिएगा, अब सपोज कीजिए एक बाल्टी में बंद करके रखेंगे, तो कम से कम 40 लीटर की बाल्टी रहेगी, तो उसी में हम अटेंगे। इसका मतलब अगर हमको हचाक से फेंक दिए पानी में, तो 40 किलो तो हम पानी हटा ही दिए।
बस हमको मेहनत कितना करना है, 20 केजी और निकाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, हाथ मारते हैं, ये एक हाथ इससे मारेंगे, एक हाथ इससे मारेंगे, 5 किलो इसे, 5 किलो इसे, 10 किलो। अब भैया हमारा शरीर निकाल दिया 20 केजी, हमारा शरीर ही निकाल दिया 20 केजी, क्योंकि हम इतना एरिया खुदे लिए हैं, 20 किलो के बाल्टी के बराबर एरिया हम लिए। और 5 इससे 5 इससे कितना हो गया, हमारा शरीर 40 केजी निकाल सकता है। मान के चलिए 40 मान लेते हैं यहाँ पर, 5 इससे निकाल देंगे, 5 इससे निकाल देंगे 10, अब 5 इस पैर से 5 इस पैर से, मार छपा छप तैरेंगे, निकल जाएंगे वहाँ पे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? धीरे धीरे तैरने का हैबिट हो जाता है तो लोग एक के हाथ से तैर जाते हैं धीरे धीरे। समझ में आया? तो किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आपको अपना वजन हल्का रखना है, क्योंकि पानी आप एक लिमिटेड भर निकालेंगे। अब हम सोचेंगे कि 5000 लीटर पानी निकाल दे, नहीं निकलेगा, हम अपने बारे के बाद निकालेंगे। इसलिए ज़्यादातर चीज़ों को खोखला रखना चाहिए। इसलिए जहाज जो होता है ना, बड़ा कितने भी बना दीजिए, लेकिन खोखला रखेंगे तो उसका भार कम होता है, और बड़ा बना देते हैं तो ज़्यादा पानी निकाल देता है, और खोखला है ही है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अगला कह रहा है, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलेगा तो पानी के सतह पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, ये गिलास है, इसमें पानी है, अब ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसमें क्या है कि भैया बर्फ है, बर्फ ये रहा। अब आप लोग कहेंगे कि सर देखिए, बर्फ जो पिघलेगा तो ये अपना जगह भी तो खाली करेगा। आप खुद सोच के देखिए, बर्फ ने इतना जगह ले रखा है, ले रखा है कि नहीं ले रखा है? इतना जगह ये जो ब्लैक वाला एरिया किए हैं, तो बर्फ ने ये जगह ले रखा है। जब ये पिघलेगा बर्फ तो इतना जगह तो ऑलरेडी खाली हो जाएगा, तो पिघलने से जो पानी बनेगा वो पानी इसी में अट जाएगा, तो सरफेस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सरफेस पे कोई चेंजिंग नहीं आती है। समझ में आ गया कि नहीं है? हो गया? आगे बढ़े। अरे भाई आप लोग चैटिंग कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं यार? समझ में आ गया? कोई चेंज नहीं होगा। आंसर बताइए इसका। 29 नंबर था। बढ़ेगा घटेगा कम हो जाएगा, पहले उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 नंबर बताइए, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। गैलीलियो ने किसका दिया था? जड़त्व का दिया था, जड़त्व का। इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम न कह के गैलीलियो का भी नियम कर देते हैं। आइंस्टीन ने 2 चीज़ें दिए थे, E बराबर mc², और दूसरा बताइए, आप बताइए, दूसरा आप बताइए। E बराबर mc² के अलावा दूसरा आप बताइए। आंसर ए तो सही है, दूसरा आप बताइए किस चीज़ में दिया था? दूसरा आप बताइए। आइंस्टीन का पहला नियम था E बराबर mc², दूसरा फोटो इलेक्टिव। वेरी गुड। आपसे एक करें सर, आपसे बात कितना बजे होगा? हमसे बात नहीं हो पाएगा, हमसे बात नहीं हो पाएगा बाबू। आप समझिए कि अगर हम आपको बात करेंगे, इसका मतलब हम अपनी स्टूडेंट से बात करेंगे, तो मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट्स बराबर है। अब सोचिए मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, सबसे बात करते रहेंगे तो फिर हमारे लिए तो 24 घंटा कम पड़ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर एनर्जी, जिससे आप आज सोलर वगैरह चार्ज हो जाता है। कॉपरनिकस ने क्या दिया था भैया? सौर मंडल का सिद्धांत। आगे बढ़े। कॉपरनिकस ने सौर मंडल। मीठो भाई अगला कह रहा है कि पास्कल का नियम, पास्कल का नियम किससे संबंधित है भैया? दबाव से संबंधित है। पास्कल का नियम तभी लगेगा जब बर्तन बंद हो, लीकेज ना हो। जैसे सिरिंज, सिरिंज जो होता है ये पूरी तरह से क्लोज होता है पास्कल के नियम में। पास्कल के नियम में एक पिस्टन का रहना जरूरी है जो ढकेलेगा आगे। तो ये काला वाला पिस्टन होता है, उसके पीछे ये होता है जो ढकेलता है, उसे क्या कहते हैं? पिस्टन। जो ढकेलता है उसे क्या कहते हैं? पिस्टन। और जो खाली जगह है इसे क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन। इधर से ढकेलिए, इधर से फेंक देगा यहाँ पर। ये पास्कल का नियम था, हमेशा बंद बर्तन पर लागू होता है, बंद पाइप पर। अगला, किसी पिंड का भार
भैया भार क्या चीज होता है आप बताइए। W बराबर क्या होता है, M इंटू जी। भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो कह रहा है कि पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, गलत है। बता दिए क्या, ध्रुवों पर सभी जगह होता है, ध्रुव पर सभी जगह होता है। ये गलती से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब होता है वापस अपने जगह पर आ जाना। इलास्टिक नहीं देखें, इलास्टिक जो होता है सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ मतलब सबसे पहले अपने जगह पे कौन आएगी। रबड़, गीली मट्टी ये तो एकदम कम है, वापस से नहीं आती। प्लास्टिको नहीं आते है वापस, मोड़ देंगे तो मुड़ले रह जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टील होता है, स्टील तुरंत वापस आ जाता है। रबड़ से भी तेज, रबड़ की तो एक लिमिट होती है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन स्टील सबसे तेज उड़ता है। इसलिए लोहे की ब्रिज वगैरह स्टील के बनाए जाते हैं। थोड़ा टेढ़ ताड़ भी होगा तो अपने से सही हो जाएगा। रबड़ नहीं बाबू, स्टील होता है। स्टील, स्टील से भी ज़्यादा एल्युमिनियम होता है। आगे देखिए, दूध में मक्खन निकाल लेने पे क्या होता है, उसका घनत्व तो घट जाता है, उसका घनत्व तो घट जाता है। कैसे, देखिए ये दूध है, इसमें मक्खन तैर रहा है, तो मक्खन जो होता है वो उतना गाढ़ा नहीं होता है। मक्खन की परत देखेंगे तो जाली जाली जैसी होती है, इसलिए इसका मतलब उसमें जाली है, वो घना नहीं है। जब वो कम घना है तो कम घना वाले को निकाल के फेंक दीजिएगा, तो जो बचेगा वो ज़्यादा घना होगा, जो बचेगा वो ज़्यादा घना होगा। तो दूध का घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निकाल के फेंक रहा है, क्या निकाल रहा है, तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा। कितने लोग ऑप्शन ए लगाए थे। 34 का बी कौन बोला था, गलत है। 34 का क्या होगा, ए। दूध से मक्खन निकाल लेने पर देखिए इसका घनत्व तो क्या था, कम था, इसका घनत्व तो कम था। तो आप मक्खन का घनत्व तो कम है, उसको फेंक दीजिएगा, तो जो बचेगा तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, एक हार्स पावर कितना होता है। अब बताइए बहू, 746 वाट एक हार्स पावर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, घोड़े की शक्ति, HP कहते हैं। 1 HP घोड़े का पावर इतना होता है। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली ने क्या बोला था भैया, कि जहाँ कहीं स्पीड बढ़ाइएगा वो प्रेशर घट जाएगा। यानी अगर धीरे मोटरसाइकिल चलाइएगा तो बहुत मोटरसाइकिल का प्रेशर लगेगा बहुत भारी है, हचाक से चलाइएगा तो भारी नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें किस पे संबंधित है, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पे संरक्षित है। ऊर्जा यानी अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाइएगा तो स्पीड घटेगा, दोनों मतलब एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा, तो क्या रहेगा, बराबर रह जाता है। अगला, अरे ससुरा, अगला कह रहा है ब्लॉटिंग पेपर पे स्याही सोख लेती है। कोई भी पेपर पे अगर आप स्याही गिराएंगे तो सोख लेता है। जैसे किसी भी कागज पे अगर स्याही रखेंगे तो सोख लेगा, कपड़ा पे स्याही गिराएंगे तो सोख लेगा, कहीं पे भी गिराएंगे सोख लेगा, लेकिन शीशा पे गिराएंगे तो नहीं सोखेगा। तो इसका मतलब सोख रहा है तो उसमें छोटा छोटा सुराख है, उस छोटे छोटे छेद को हम लोग कहते हैं कैपिलरी यानी केशिकत्व। केशिकत्व अभिक्रिया के बाद, क्योंकि छोटा छोटा सुराख था तभी तो खींच लिया था केशिकत्व के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, बी, बी बिहार वाला बी, बिहार वाला बी, केशिकत्व के कारण। वेरी गुड। 38 देखिए, एंगस्ट्रॉम से क्या नापते हैं, बता ही दिए थे, इससे तरंगदैर्घ्य नापते हैं, तरंगदैर्घ्य पहले ही बता दिए थे। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु, भैया किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके अणु क्या होते हैं, देखिए क्या कर रहा है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या हो जाता है भैया, उसके अणु गति करने लगते हैं, तो चाल बढ़ जाती है। अणुओं की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो क्या होने लगते हैं, गति करने लगते हैं। पानी को खौला के देखिए ना, वस्तु को गर्म करेंगे तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला, दूर की वस्तु जैसे सूर्य इत्यादि का तापमान नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो दूर की चीज, किसी चीज को नापने के लिए हम लोग पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पाइरोमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तापमापी, उत्तापमापी, उत्तापमापी कहा जाता है। पाइरोमीटर को क्या कहा जाता है, उत्तापमापी कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर, ये मिनिमम नापता है 800 से और मैक्सिमम चालू करता है ये इनफाइनाइट। यानी इससे अगर सोचिएगा बुखार नापे तो नहीं नापेगा, ये हमेशा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नापता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। समझ में आ गया। स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट करता है ये, स्टार्ट कहाँ से करता है, ये स्टार्ट करता है 800 डिग्री सेल्सियस से। यानी हम लोग का बुखार वुखार ये नहीं नापेगा। 40 हो गया।
अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो भाई देखिए, न्यूनतम संभव ताप जो होता है 0 केल्विन। अब इस 0 केल्विन पे करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस। इतना नीचे कोई जा ही नहीं सकता है। ये न्यूनतम संभव ताप है, यहाँ तक तो अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। अगर पहुंचेगा भी तो इससे ठंडा नहीं हो पाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब गर्म पानी को मोटे कांच पर गिलास पर सिकुड़ डालते हैं तो चिटक जाता है। और क्या होगा? चिटक जाता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए बात समझिए, कांच की कई परतें होती हैं, कांच की कई परत होती है और हर परत एक दूसरे परत से सटी होती है। ऐसे समझिए, कांच की कई परतें हैं, ऊपर वाली परत नीचे वाली परत को पकड़ी है। जब आप पानी फेंकते हैं तो पानी केवल ऊपर की परत पर आता है, और पानी जब ऊपर के परत पर आता है तो ऊपर का परत सिकुड़ता है, और नीचे का परत अभी भी गर्म है, वो नहीं सिकुड़ रहा होता है। तो जब दो सटे हुए चीज़ों में अब बढ़िया से सटा हुआ है, एक सिकुड़ जाएगा दूसरा नहीं सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे दरार आ जाएगी। क्या हो जाएगा? दरार आ जाएगा। इसीलिए वो क्या हो जाता है? दरार पड़ जाती है सिकुड़ने की वजह से। अचानक ही गिलास विस्तारित होता है। भाई विस्तारित क्यों होगा? अचानक ही गिलास क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। इसकी ऊपरी परत अचानक सिकुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अरे बी होगा भैया। पानी फेंकेंगे तो क्या होगा? गर्म पानी, ओहो सॉरी भाई, गर्म पानी है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है, हमको लगा ठंडा पानी छिड़क रहा है। गर्म पानी गर्म पानी फेंका है। एग्जाम में थोड़ा इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ कर देता है। गर्म पानी फेंका है तो फैल जाएगा, ठंडा पानी फेंकता तब ना सिकुड़ता है। पानी का घनत्व किस टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? साइकिल ट्यूब में अधिकांश गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? देखिए भैया, गर्मी होता है तो साइकिल ट्यूब के अंदर भी हवा गर्म है, और अभी पढ़ाए हैं कोई चीज़ को गर्म कीजिएगा तो उसके अणुओं के बीच गति होने लगेगी। तो गर्मी के दिन में टायर के अंदर की हवा गति कर रही है, और गति करने से वो चाहती है फैल जाए, फैलने का जगह नहीं मिलता है तो भड़क जाता है, फैलने का जगह नहीं मिलता है तो भड़क जाता है। इसलिए कहा जाता है गर्मी के दिन है कम में हवा भरो, नहीं तो भड़क जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। भाई गलत है। गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर होता है। गलत है। गर्मी के कारण रबड़ हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी। बर्फ बनी झील के अंदर मछली जीवित रह जाती हैं। यह गजब का क्वेश्चन है। मछलियां बर्फ में नहीं जी पाती हैं। देखिए रीजन क्या है कि जब बर्फ जमता है ना, तो बर्फ की केवल ऊपरी परत जमती है, और इसमें थोड़ा सा फोड़ दीजिएगा ना इस बर्फ को, तो नीचे पानी रहता है। नीचे क्या रहता है? पानी रहता है। तो मछली बर्फ हवा में नहीं रहती है सर, मछली कहाँ रहती है? इस पानी के अंदर रहती है। और ऐसे ही कभी कभी दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना कैसे होगा? आप बर्फ पे चलेंगे, अचानक बर्फ फूट गया ना, तो आप बर्फ पिघलेगा, अचानक आप चले जाएंगे नीचे, और नीचे चले गए, और आप नीचे चले गए, ठंडा लगने लगा। कहाँ से फूटा है अगर आपको देखने में दिक्कत हो गया कहाँ से फूटा था, बस ले भैया, आप तो नीचे से आप फोड़ नहीं पाएंगे, अंदर ही जम के मर जाएंगे यहाँ पे। तो मछलियों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? क्या तो क्या होगा? झील की तली पर बर्फ नहीं जमी रहती है। ऑप्शन नंबर सी। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। बता दिए कि लंबी होने के कारण। उष्मा के संचरण की विधि होती है, मतलब हीट कैसे कैसे जाता है, उष्मा कैसे जाता है। तो उष्मा के जाने की 5 विधियां हैं। कितनी विधि? 5। एक होती है चालन विधि। चालन विधि का मतलब होता है इस कोना को गर्म करेंगे तो पहले ये अपने बगल वाले को, फिर अपने बगल वाले को, फिर धीरे 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 जाता है। तो ऐसे विधि को कहते हैं चालन विधि। इससे ठोस गर्म होते हैं जैसे धातु वगैरह। उसके बाद होता है संवहन विधि। संवहन विधि का मतलब क्या होता है? एक को गर्म किए ना तो अगला गर्म हो जाता है। जैसे पानी को, नीचे का पानी गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर वाला भी गर्म हो जाता है, और पानी जो ऊपर वाला गर्म हुआ उल पलट के नीचे चला जाता है। देखते हैं पानी खोलते रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? संवहन विधि। विकिरण क्या होता है? विकिरण होता है दूर से चला आता है। विकिरण क्या होता है? दूर से चला आता है। वहाँ है जैसे आग तापते हैं लोग हीटर से, हीटर वहाँ है, आप यहाँ है, विकिरण से चला आता है। तो ये सबसे तेज होता है। ये तीनों विधियाँ हैं। इसके अलावे भी एक विधि होती है, उस विधि को कहते हैं अभिवहन। अभिवहन क्या होता है? हवाओं के माध्यम से अगर आता है, जैसे कहीं बर्फ पड़ रहा है, वहाँ से हवा आएगी तो वह हवा ठंड लेके आ जाती है, तो उसे अभिवहन कहा जाता है। अभिवहन बेसिकली यही 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 देखते हैं। ऑप्शन 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि ऊष्मा के संचरण के लिए विधियों में से, हाँ देखिए ऊष्मा संचरण, कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की किस विधि से पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, यानी आदमी वहीं रहता है, तो वो चालन विधि में होता है। जैसे कोई छड़ है, ऐसे अगर आप इस छड़ को गर्म कर रहे हैं तो ये आप याद रखिएगा कि छड़ के अणु वहीं रहेंगे, छड़ के अणु इसमें गति नहीं करते हैं। ये इसको गर्म करेगा, वो अपने बगल वाले को अपने बगल, जो जहाँ है वहीं रहता है, तो चालन विधि से। इसीलिए ये बहुत धीमा होता है, इसीलिए क्या होता है, धीमा होता है। अगला, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चालक मतलब कंडक्टर। सबसे तेजी से कौन ले जाता है? हीट को सबसे तेजी से कौन ले जाएगा? भाई सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सबसे अच्छा भैया चांदी। हीट और उसका सबसे अच्छा में चांदी, लेकिन चांदी वगैरह थोड़ा महंगा आ जाता है। अगला देखिए 50 नंबर, काले वस्त्र के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल होता है, ऐसा क्यों? सफ़ेद, श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद चीज़, सफ़ेद चीज़ें ठंडी लगती हैं, क्यों? जिसके रीजन देखिए, काला जो होता है ना, कोई भी चीज़ काला, ये क्या करता है, सूरज से आने वाली जितनी भी 7 रंग हैं सबको सोख लेता है, सारे रंगों को सोख लेता है, जिस वजह से ये गर्मी लगने लगती है। वही अगर आप सफ़ेद की बात करेंगे तो सफ़ेद जो होता है जितने भी 7 रंग हैं उन सबको वापस भेज देता है, कहता है हमारे पास मत आओ, सबको वापस भेज देता है, जिस वजह से सफ़ेद चीज़ें क्या होती हैं, ठंडी लगती है, वे आपस सभी प्रकाश के अवशोषित कर लेती है। तो काला करता है, ये नहीं होगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित, रिफ्लेक्ट कर देती है, सही है। किसी भी वस्तु का रंग किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि वो कौन से रंग को परावर्तित कर रहा है, जिस रंग को वो परावर्तित करेगा वो उसी रंग का दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? बी होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। बहुत से लड़कों को पता नहीं था कि क्लास होगा, और क्लास लेट भी हो गया। अब देखिए आज क्लास कितने बजे शुरू हुआ? 6:30 हो गया शुरू होते में, थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। और बाकी जो पीडीएफ है, आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा और उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, आप फाइल मैनेजर में जाइएगा ना अपने मोबाइल के, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स में गया रहता है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं या देख सकते हैं। कल इसको कंप्लीट कर देंगे। अब जितने लोग छूट गए उन लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हाँ, ज्योग्राफी का भी पीडीएफ नहीं मिला है, राहुल राज जी सर, ज्योग्राफी का भी नहीं मिला, उसको भी डाल देते हैं। बायोलॉजी का देख लीजिएगा आज वाला सर, ठीक है।